नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए पत्ता गोभी की फसल में जरूरी कार्य। गेहूं की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां और बुआई तकनीक। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई सब्जियों की खेती करके अधिक लाभ कमाते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की फसल लगाई है, वह फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो आप इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण वर्डे। से आज आपको पत्ता गोभी की खेती में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करूंगा। किसान भाई, अभी आप जो पत्ता गोभी की फसल लगा चुके होंगे, यह अभी करीब 1 से 1.5 महीने की अवस्था की हो चुकी होगी। इसमें क्या क्या कृषि कार्य किए जाए जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके? किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद में हमें जैसे कि निंदाई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे 25-30 दिन की अवस्था में हमें खेत को यदि खरपतवार से रहित कर दिया जाए तो उपज अच्छी प्राप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण में आप जैसे कि जो अनवांछनीय पौधे इसे आप हटा दें और इसके लिए आप यांत्रिक विधि से इसमें कृषिकर्षण कर सकते हैं। जैसे निंदाई गुड़ाई खुरपी की सहायता से घास निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि आप कर देते तो यह खरपतवार नियंत्रण में सहायक होता है। तो किसान भाइयों, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि खेत हमेशा खरपतवारों से रहित हो। इसके बाद में जैसा सिंचाई आता है, सिंचाई हमें करना बहुत आवश्यक होता है। सिंचाई से जैसे उपज अच्छी मिलती है और साथ में जो सिंचाई के लिए हम या तो फ्लड मेथड का उपयोग कर सकते हैं या तो हम स्प्रिंकलर द्वारा भी पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं तो इसमें हमें जो सिंचाई की लागत कम आती है, साथ में ही जो सिंचाई की जो पानी कम मात्रा में हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हमें ड्रिप से यदि सिंचाई करते हैं तो फर्टिगेशन भी साथ में कर सकते हैं। इसमें जैसे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, मोलिब्डेनम है और जिंक है, और साथ में ही जैसे एनपीके जैसे 19-19 आता है, इसको हम घोल के ड्रिप द्वारा दे सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में आता है खाद उर्वरक के लिए आप बहुत जो बेसिक उर्वरक है इन्हें आपने खेती की तैयारी के समय ही मिला दिया होगा तथा उर्वरक जो यूरिया की मात्रा जो बची होगी आप इसे टॉप ड्रेसिंग के रूप में करीब 1 महीने से 1.5 महीने के फसल में दे सकते हैं। यूरिया को हम दे देते हैं तो जो पीलापन है दूर हो जाता है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल को कीट और रोग भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। इसमें जो कीट और बीमारियां काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें हम जैसे डायमंड बैक मोथ है, ये सुनहरे रंग की इल्ली होती है जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। किसान भाई, इसकी रोकथाम के लिए हमें इंडोहेक्साकार्ब 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि स्प्रे करते हैं, साथ में हमें 300 से 400 लीटर पानी इसमें मिला के स्प्रे करना चाहिए, तो दवा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके बाद में माहू आता है। माहू भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह भूरे, सुनहरे या
हरे रंग का कीट होता है जो पत्तियों की सतह पे चिपका रहता है तथा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए एसीफेट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई इसके बाद में आता है सेमी लूपर इल्ली, जिसे अर्धकुंडली इल्ली भी कहा जाता है। यह एक कुंडली बना के चलती है और ये पत्तियों को खाती है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें इम्नामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में काली सड़न बीमारी, इसके कारण जो जड़ें है तथा जिसका जो तना है ये सड़ने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में जैसे कि मृदुलासिता, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है, यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई इसके बाद में आता है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग पत्तियों पे धब्बे पड़ने लगते हैं तथा वहाँ का क्लोरोफिल कम होने लगता है। किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए हमें 500 से 750 ग्राम प्रति एकड़ मैनकोजेब दवा का छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई इन्हीं सब बातों का ध्यान हम खेती में रखते हैं तथा समय समय पर कृषि क्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अनाज वाली फसलों में गेहूं की बात करें तो अपने राज्य में अधिकतर किसान धान की कटाई के बाद इसकी खेती करते हैं और कई जगह तो इसकी बुआई भी हो चुकी है। लेकिन जो किसान भाई अभी तक इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं, ऐसे किसान कुछ खास प्रबंधनों को अपनाते हुए इसकी बुआई करें तो गेहूं की फसल से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार से। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं की खेती अमूमन रबी मौसम में ही की जाती है। यह सभी प्रकार के जलवायु के लिए उपयुक्त है। इसकी बुआई के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री तापमान जो है सो ज़रूरत होता है। गेहूं के लिए फसल के जैसे मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है हम लोग ये हर प्रकार की मिट्टी में हम लोग उगा सकते हैं, लेकिन जो दोमट मिट्टी है इसके लिए सर्वोत्तम है। और जो खेत तैयार करने की बात है गेहूं के फसल के लिए, तो उसमें जो है सो हम लोग जैसे खरीफ फसल की कटाई करते हैं उसके तुरंत बाद जो है सो हम लोग जैसे मिट्टी पलट हल से खेत को अच्छी तरह से जुतवा लें। इससे क्या होता है कि जो हम लोग का फसल का अवशेष है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है। उसके बाद जो है सो 4 से 5 दिन बाद हम लोग रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना के बेड तैयार कर लें। अगर किसान भाई खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सो गोबर, सड़ी हुई गोबर का जो है सो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सिंचित गेहूं में 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो सल्फर और 40 से 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 या आधी मात्रा बुआई के समय, 1/3 या आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय कतारों के बीच में डालनी चाहिए। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई के पूर्व खेत में मिलाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नाइट्रोजन है वो 50% हम लोग जो बुआई के समय उपयोग कर ले और रेस्ट जो हम लोग का 50% बचता है उसको हम लोग प्रथम और द्वितीय सिंचाई के तुरंत बाद टॉप ड्रेसिंग कर दें। और उसके बाद अनुशंसित प्रभेद है हम लोग के लिए सिंचित अवस्था के लिए जो है सो HD 2967 है, DVW 39, CBW 38। अगर संचित अवस्था जैसे पिछात में कोई करना चाहते हैं उसके लिए अलग प्रभेद। अगर कोई किसान भाई ऊसर भूमि में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रभेद है
KRL 210, KRL 212। अगर असंचित अवस्था में किसी को गेहूं की बुआई करनी है तो उसके लिए जो उत्तम प्रभेद है वो HP 1493 इत्यादि है। चुनी हुई किस्म के बड़े बड़े साफ, स्वस्थ और विकार रहित दाने जो किसी उत्तम फसल से प्राप्त कर सुरक्षित स्थान पर रखे गए हों, उत्तम बीज होते हैं। फसल को बीज जनित रोगों से बचाने हेतु बीज को 1 ग्राम टेबुकोनोजोल प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। दीमक के कारण पौधों में पीलापन के साथ सूखने की समस्या आती है। बचाव हेतु 5 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद एजोटोबैक्टर कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैसा कि हम लोग बीज दर की बात करें तो सिंचित और असिंचित अवस्था के लिए अलग अलग बीज दर है। हम लोग अगर सिंचित में अगर इसकी खेती करते हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग अगर टाइमली सोइंग करते हैं तो बीज दर है। इसके अलावा किसान भाई चाहे तो जो हम लोग का जीरो टिलेज है या सीड ड्रिल मशीन है उससे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि जो गेहूं का फसल है उसका जड़ का जो पकड़ है वो मिट्टी में अच्छी तरह से बनती है, क्योंकि वो लाइन में बुआई करती है और 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई करती है मशीन के द्वारा। तो इससे क्या है कि अगर बारिश आए या तेज़ हवा आए, इसके कारण जो फसल गिरने की संभावना नहीं के बराबर होती है। समय समय में अपने खेत में जाके देखते रहे किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की समस्या अगर आती है तो उसके लिए जो हम लोग के जो निकटतम किसी भी ज्ञान केंद्र है उसमें जाके कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। इससे किसी तरह की आगे फसल में कठिनाई नहीं होगी और हम लोग का पैदावार जो है सो अच्छी तरह से आ सकता है। अक्सर पशुपालक पशु खरीदने के मामले में ठगी और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। बिचौलियों के चक्कर में फंसकर किसान महंगे दामों पर गाय भैंस तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पशु से उतने दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है जितना बिचौलिए या व्यापारी ने बताया था। तब किसान अपने को ठगा सा महसूस करता है। इसलिए किसान भाई पशु खरीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर AK वर्मा से। किसान भाइयों, पशुपालन आज के समय में किसानों की आय को बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्व रखता है अपना। तो इसलिए आजकल पशुओं की जो कीमत है वो बहुत अच्छी है। इसलिए उनकी जब हम खरीदारी करते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अच्छे पशुओं की पहचान कैसे करें। पशु का जो आगे का हिस्सा है आगे से पीछे की तरफ वो चौड़ा होना चाहिए, इसको तिकोने आकार का बोलते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए और साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो भी दुधारू पशु है उसमें उसके ऐन में जो कुछ दूध की नशें होती हैं उनका उभार अच्छा होना चाहिए। जिन पशुओं में उभार अच्छा पाया जाता है वो दुधारू पशु होते हैं। और साथ ही साथ एक उनके पेट के पास से एक नस गुजरती है जिसको दुग्ध नलिका बोलते हैं, वो उसका उभार अच्छा होना चाहिए। ये इस चीज़ का प्रतीक होता है कि पशु में दूध उत्पादन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ हमें जो पशु के थन हैं उनके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल थनैला की बहुत बड़ी समस्या होती है, उसकी वजह से पशु के थनों में खराबी हो सकती है। तो ऐसा पशु आगे आने वाले समय पर आपको अच्छा उत्पादन नहीं देगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पशु में जो उत्पादन की क्षमता होती है वो उनकी उम्र के अनुसार घटती रहती है। सामान्यतः जो पशु हैं उनका सबसे अच्छा उत्पादन दूसरे या तीसरे ब्यात से स्टार्ट होता है, उसके बाद लगभग 7वें ब्यात तक उनका जो उत्पादन है वो अच्छा रहता है, उसके बाद में कम होने लगता है। दुधारू पशु खरीदते समय आप पशु को किसी विश्वसनीय जगह या किसी सरकारी संस्था से खरीदें ताकि आप किसी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो सके। पशु 1 या 2 ब्यांत वाला ही खरीदना चाहिए और पशु खरीदते समय पशु का दूध निकलवा कर देखना चाहिए कि पशु कितना दूध दे रहा है। तो किस तरह से हम पशु की उम्र के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि पशु के जो निचले जबड़े में दांत निकलते हैं वो 4 जोड़े होते हैं, तो इसके ये एक फिक्स उम्र पर निकलते हैं। जैसे पहला जोड़ा जो दांतों का है वो लगभग 21 महीने की उम्र पर निकलता है। दूसरा जो जोड़ा होता है दांतों का वो लगभग 2.5 साल की उम्र पर निकलता है और तीसरा 3 साल की उम्र में
और चौथा 4 साल तक की उम्र में। तो इस तरह से हम पशु की उम्र के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा मेथड है कि पशु के जो सींग होते हैं उस पे छल्ले बनते हैं, उसके आधार पर भी हम इसके उम्र का गणना कर सकते हैं। और इस तरीके में क्या होता है कि पशु की जो छल्ले निकलने का समय होता है वो 3 साल की उम्र पर पहला छल्ला निकलता है और उसके बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला उसमें जुड़ता रहता है। तो इस तरह से इसका एक फार्मूला होता है, जितने छल्लों की संख्या है प्लस उसमें 2 जोड़ दें तो पशु की उम्र के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसी को धोखा देने के चक्कर में सींगों के ऊपर उनकी सफाई करवा देते हैं, तो इसकी वजह से ये मेथड कई बार विश्वसनीय नहीं हो पाता है। इस तरह से आप पहचान करके एक अच्छा दुधारू पशु को खरीद सकते हैं और आपको किसी भी तरह से उसमें नुकसान होने का कोई चांस नहीं होगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार नए बागों में लगे पौधों को ठंड से बचाना आवश्यक है। नए लगाए गए और छोटे पौधों के ऊपर बाजरा या सरकंडे की झोपड़ी बनाएं और पूर्व दक्षिण दिशा में खुला रखें ताकि पौधों को सूर्य की रोशनी मिल सके तथा पाले से बचाव के लिए बागों में उचित नमी बनाए रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जो किसान भाई गेहूं की बोनी करना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त समय चल रहा है। बुआई से पहले बीजों को 2 ग्राम मैंकोजेब या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जिन क्षेत्रों में दीमक कीट का प्रकोप होता हो वहां पर फिप्रोनिल 5 SC 6 मिलीलीटर दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद ही बीजों की बुआई करें। सरसों में पहली सिंचाई बुआई के 25 दिन बाद करें। बाकी बची यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग करें। मटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई का काम करें। जिन किसानों ने पपीते के बाग लगा रखे हैं, यदि उनमें पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग का प्रकोप हो रहा हो तो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें एवं रोग का प्रसार रोकने के लिए मिथाइल डेमेटोन 25 सीसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव पंचोली, जिला करौली के बीरपाल सिंह ने आपने गुलाब की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, तो जैसे पौधे लगाने के 3 मंथ बाद उसमें फ्लावरिंग आने लगता है, तो सिंचाई हम करेंगे तो ये ध्यान देखेंगे उसमें ज़्यादा नमी जल जमाव नहीं होना चाहिए। और जैसे ठंड के मौसम में कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करेंगे और गर्मी के दिनों में कम से कम 3 से 5 दिनों के अंतराल पे उसमें सिंचाई करेंगे। अगला एक जैसे उसमें कुछ सूक्ष्म उसके अच्छे गुणवत्ता युक्त फूल के लिए उसमें हम सूक्ष्म पोषक तत्व का स्प्रे करेंगे, जैसे कि बोरेक्स हो गया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जब फूल ना आपके खेत में नहीं हो उससे पहले हम उसमें बोरेक्स का स्प्रे करेंगे। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% वाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। जैसे आपने यूरिया का जो बेसल डोज है
जो खेत में जब आप पौधे लगा रहे होंगे उसी समय आपने डाल रखा होगा, और 1/3 भाग उसमें आपने डाल रखा होगा, और बाकी जो उसका बाकी बचा हुआ उसका पार्ट है वो हम कम से कम 1 मंथ बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में मिट्टी चढ़ाते समय उसमें हम डालेंगे। फिर जैसे कुछ पोषक तत्व हो गए, जैसे यूरिया का 2 पार्ट, DAP का 1 पार्ट, पोटासियम नाइट्रेट का 1 पार्ट और पोटासियम फॉस्फेट का 1 पार्ट, ये सब का मिश्रण हम बनाकर 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में का घोल बनाकर इसको हम आपका जो पौधे है उस पर हम स्प्रे करेंगे। उसमें हम ध्यान ये रखेंगे जो उस समय फूल ना हो, उसके पहले हम इसको स्प्रे करेंगे। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो कटाई करते समय हम ये ध्यान रखेंगे जो आपका जो भी कली है वो टाइट बड स्टेज में होना चाहिए, और ऐसे फूलों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती है जिसके जो टाइट बड स्टेज का जो फ्लावर है उस स्टेज में उसका ज़्यादा डिमांड होता है। तो इससे किसान भाई आप प्रति वर्ग मीटर में कम से कम 150 से 300 फूल आप पूरे साल भर में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।